तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक लास्ट यूनिट जिसका नाम है डक्ट सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, डक्ट क्या है ना। तो जैसे है कि हम एक वाटर सप्लाई का एग्जांपल लेते हैं कि जनरली वाटर सप्लाई जो होता है तो हर घर घर जाकर के मतलब नल लगा देना कहने का मतलब है कि वहां जाके मोटर लगा देना, वहां चापाकल दे देना, तो ये काफी कॉस्टली हो जाता है। तो जनरली जो कोई भी मार्केट में या अब तो विलेज में भी जो वाटर सप्लाई है तो कैसे किया जाता है, तो एक जगह जैसे यहाँ पर एक टावर बना दिया और यहाँ पर एक पानी का टंकी क्या कर दिया, लगा दिया, और इसी में अपना यहाँ पर एक मोटर फिटिंग कर दिया और यहीं पर बोरिंग कर दिया। ये मोटर से इस टंकी में क्या कर दिया, यहाँ पर पानी इसमें भर दिया, है ना। इस पानी के पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग अब पाइप को निकालते हैं और पूरा जो है तो गांव में या मार्केट में जितने भी घर है उस सब घर में जो है तो पाइप की मदद से हम लोग हर घर में क्या कर देते हैं, पानी को यहाँ पर पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये पानी के पास इतना प्रेशर है, खुद पोटेंशियल एनर्जी है कि वो खुद इस प्रेशर हेड का यूज करके वो फ्लो करता है और सबके घर घर तक पहुंचता है। तो ये क्या है हमारे लिए, कॉस्ट भी कम है और सबके घर में पानी भी पहुंच गया, ज्यादा बोरिंग भी नहीं करना पड़ा, ज्यादा मशीनरी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो सिमिलर चीज है डक्ट सिस्टम इन एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन। एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस में अब जैसे होता है क्या कि कहीं पर बहुत बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा मॉल है, हॉस्पिटल्स है, जिसमें नंबर ऑफ रूम्स जो है वो कई बहुत सारे होते हैं। अब जहां पर रूम है, अब मान लेते हैं कि अगर हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल में अब पेशेंट का इलाज चल रहा है तो उसको एक कंफर्ट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है ना। तो अब हम हर रूम में यहाँ जा करके अब एक 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 एसी यूनिट को अगर हम लोग यहाँ पर वो सेटअप करेंगे, क्योंकि हमको तो पूरा ओवरऑल जितना बिल्डिंग है या मॉल है उसके जितने भी शॉप्स है, हर एक स्पेस में हमको एयर कंडीशन करना है। तो अब हर जगह हम लोग एक एक एयर कंडीशनिंग अपरेटस ले जाएंगे और उसका सेटअप करेंगे। तो इससे हमारा होगा क्या कि एक तो खर्च बहुत बड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इतना सारा जितना रूम है उतना सारा हमें अपरेटस खरीदना होगा। उसके बाद उसकी फिटिंग करवानी होगी, और हम लोग जानते हैं कि एयर कंडीशनिंग का जो एपरेटस होता है उसमें भी बिल्कुल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के तरह ही जो डिवाइस है, कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल, कंडेंसर, है ना, थ्रोटल भाल्व, ये सब डिवाइस इस एयर कंडीशनिंग यूनिट में भी लगा रहता है। तो मान लीजिए कूलिंग कॉइल तो हमको कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन कंडेंसर क्या है, कंडेंसर तो हमारा एटमॉस्फेयर से एबव टेम्परेचर पे होता है, उससे हीट इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करता है। तो एक नॉर्मल रूम जो होता है, तो नॉर्मल रूम में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर विंडो एसी चाहे स्प्लिट टाइप एसी यूज करते हैं तो जो कूलिंग कॉइल है उसको रूम के अंदर फिटिंग करते हैं, और जो कंडेंसर यूनिट होता है उसको रूम के बाहर हम लोग फिटिंग करते हैं, और यहाँ से अपना ये हीट रिजेक्ट करके एटमोस्फेयर में देता है। और कूलिंग कॉइल वाला एयर जो है वो हमारे रूम में सप्लाई होता है और रूम जो है वो और मतलब ठंडा रहता है, अगर हम समर एसी की बात करें तो, है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब रूम की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर हर रूम में लगाना बहुत महंगा आ रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर एक डक्ट सिस्टम का यूज करते हैं कि डक्ट सिस्टम के थ्रू हमारा जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स की संख्या घट जाती है। हम इन सब ऑपरेटर्स के बदले एक हम लोग सीधा सा एक सेंट्रल एसी बैठा लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रल एसी। एक बड़ा सा एयर कंडीशनिंग यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से जो भी हमारा कंडीशन एयर जो सेंट्रल एसी से प्रोड्यूस हो रहा है, इस कंडीशन एयर को हम लोग इसी डक्ट के माध्यम से हम लोग सब रूम में जो है तो यहाँ पर पहुंचा देते हैं। हर एक रूम में क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग
कंडीशन एयर को पहुंचा देते हैं। तो ये मतलब हो गया कि एसी प्लांट जहाँ पे है वहां से लेकर के और जितने भी रूम्स है या स्पेस है वहां तक जो कंडीशन एयर को कैरी करने के लिए जो हम लोग सब्सटेंस या यूज करते हैं, है ना, जो थिंग्स यूज करते हैं वही कहलाता है डक्ट। तो यही कहलाता है डक्ट। तो डक्ट का बेसिक काम क्या है? तो डक्ट का काम है कि ये एक तरह का मतलब मीडियम है, कैरी एसी एसी एयर को पास करने का, या एसी एयर को जो ट्रैवल करेगा डिफरेंट स्पेस या रूम में जो जाएगा वो डक्ट के थ्रू ही जाएगा। ठीक है। तो एक तो कंडीशन एयर को जो है डक्ट के थ्रू जाता है, और दूसरा चीज अब देखिए, अब हर रूम में अपना आदमी बैठा हुआ है या फिर मान लीजिए डिफरेंट वर्क चल रहा है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि हॉट एयर भी प्रोड्यूस होगा इससे। तो जरूरत होता है कि जो रूम से हॉट एयर प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए 10 आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर, 10 आदमी सांसी छोड़ रहा है, यहाँ पर कोई कंप्यूटर चल रहा है तो कंप्यूटर का सीपीयू है वो गर्म हो गया काम करते करते, तो वो भी तो हीट रिजेक्ट करता है, सब हीट तो रूम में ही आता है। तो इस कारण से रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमें कंडीशन करना है, तो इस कारण से जो रिटर्न एयर है वो रिटर्न एयर को भी हम लोग वापस सेंट्रल एसी में लाते हैं, तो ये भी एक डक्ट के थ्रू ही आता है। ठीक है। तो जिस डक्ट के माध्यम से कंडीशन एयर रूम तक पहुंचता है, ठीक है, तो उस डक्ट को हम लोग सप्लाई डक्ट कहते हैं। और जिस डक्ट के थ्रू रूम का एयर जो है वापस कंडीशन होने के लिए एसी के पास रिटर्न होके आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, यूज होने वाला जो डक्ट है इसको हम कहते हैं रिटर्न डक्ट। तो ये हो गया हमारा डक्ट का बेसिक डिफिनीशन और एयर कंडीशनिंग में उसका यूज, है ना। अब है कि जिस तरह से यहाँ पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि जब कोई पानी जो है किसी पाइप से पास करता है, तो पानी का, वाटर का और पाइप के सरफेस का बीच में फ्रिक्शन होती है, इस कारण से इसका प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसको हम लोग 4FL V²/2 dg जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर की ड्रॉप होती है। सिमिलरली यहाँ पर एयर का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो एयर भी एक तरह का फ्लूइड है, तो एयर भी जब हमारा डक्ट से पास करेगा तो उसकी भी क्या होगी, प्रेशर ड्रॉप होगी फ्रिक्शन के कारण। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो डक्ट इसमें इस्तेमाल हो वो एकदम स्मूथ हो, उसका सरफेस स्मूथ हो, और मतलब ज्यादा बैंड ना हो, ज्यादा फिटिंग्स ना हो, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ बैंडिंग या फिटिंग, है ना, या इनलेट आउटलेट, ये सब होने से लॉस होता है ना, जिसको हम माइनर लॉस में कंसीडर करते हैं और फ्रिक्शन लॉस को मेजर लॉस में करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी है कि जब एयर इससे ट्रांसपोर्ट होगा डक्ट से, तो स्वाभाविक है कि इसमें भी बहुत सारे अब टर्निंग पॉइंट है कि डक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर डक्ट यहाँ के से बेंड कर गया, यहाँ से एक ओपनिंग हो गया, तो इस तरह से कई सारा मतलब माइनर लॉस होता है, और फ्रिक्शन का मेजर लॉस ही है। तो ओवरऑल बोले तो एयर का भी जब डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो भी प्रेशर का ड्रॉप होता है ना। यहाँ हम लिख दिए एयर इन पासिंग थ्रू ए डक्ट सफर्स ए प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण लार्जर मेजर हुआ, है ना। तो लार्जर क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डक्ट ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन लॉस एंड प्रेशर ड्रॉप। जितना ज्यादा डक्ट से होकर के अमाउंट में एयर पास करेगा उतना ही फ्रिक्शन लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और उसकी उतने ही हेड की लॉस होगी, प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एसी है, यहाँ पे तो अपना एयर कंडीशन, मान लीजिए कंडीशन एयर हो रहा है, अब है कि इस ये कंडीशन एयर पाइप के थ्रू जाएगा कैसे। वाटर में तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है टैंक के पास, तो यहाँ से वो अपना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके वो अपना फ्लो कर रहा है। लेकिन सेंट्रल एसी में
यहाँ पर एयर का जो सप्लाई होगा डक्ट के थ्रू, तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए इसमें जो ड्राइवर एक तरह से बोले ट्रांसपोर्ट करने वाला, वो होता है फैन। फैन का यूज होता है। तो जैसे है कि जहां पर इंस्टॉलेशन होता है एयर, यहाँ से मतलब है कि डक्ट के थ्रू अपना इसमें एयर भरा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक फैन लगा दिया जाता है। जहां पर रूम में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हर रूम में यहाँ पर भी एक फैन ऐसे लगा हुआ रहता है। तो ये फैन क्या करता है कि यहाँ से डक्ट के एयर को सक करके और रूम में अपना डिलीवर करता है। तो चूंकि इस डक्ट में कंडीशन एयर ही आ रहा है, तो इसीलिए ये फैन क्या करता है कि इसी कंडीशन एयर को ही सक करके और रूम में डिलीवर करते रहता है। तो यहाँ पर फैन जो है, यहाँ पर फैन हैज टू डिलीवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेरियस कंपोनेंट इन द एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें फैन ही जो है ये एयर को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब एयर यहाँ डक्ट से पास करेगा, तो वही चीज है कि जैसे कूलिंग कॉइल के ऊपर से पहले पास करेगा, फिल्टर होता है क्योंकि उसमें प्योरिटी भी जरूरी होती है, सप्लाई और रिटर्न एयर आउटलेट होता है, डैम्पर होता है। डैम्पर बेसिकली हम लोग देखते हैं डैम्पर क्या है, तो डैम्पर एक तरह का ऐसे ग्रिल जैसा बना हुआ जो रहता है, हम लोग देखते हैं कि आग पीछे में फैन लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है, और आगे ऐसे ग्रिल जैसा जो बना हुआ रहता है, इसमें सिस्टम भी होता है ऐसे, एक जगह ऐसे लीवर टाइप का होता है, इसको हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये अप डाउन भी होता है ना। तो ये हम लोग एयर को मतलब डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, नहीं तो अगर सीधा रखते हैं तो यहाँ से एयर क्या करता है, किसी डैम्पर के थ्रू वो फिर हमारा बाहर आता है ना। तो कहीं ना कहीं ये डैम्पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। जो एयर कॉइल के ऊपर से गया, फिल्टर से पास किया, है ना, उसके बाद जितने भी पार्ट से डक्ट में वो पास करेगा, उतनी ज्यादा उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एयर तभी सप्लाई होगा जब फैन के पास इतना सफिशियंट पावर हो कि इन सब रेजिस्टेंस को वो पार कर सके, है ना। तब जा करके फैन क्या करता है कि वो डिलीवर करता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर अगेंस्ट द सिस्टम। सिस्टम के अगेंस्ट जितना हमें चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फैन जो है वो हमारे कंडीशन एयर को सप्लाई करता है। सिंपल चीज है कि स्मूथ सरफेस डिजायरेबल होगा, क्योंकि ये इसमें फ्रिक्शन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो फैन जो है वो हमारा कम पावर कंज्यूम करेगा, तो हमारा जो बिजली का यूनिट है वो भी कम आएगा। ठीक है। तो उसके बाद है कि सिस्टम शुड बी एयर टाइट, और जितना भी ये पूरा सिस्टम है ओवरऑल मतलब सेंट्रल एसी के सप्लाई से लेकर के और पूरा जो डक्ट का जो मतलब चैनल बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, वो सब के सब मतलब एयर टाइट होना चाहिए, कहीं से भी लीकेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं से अगर लीकेज करेगा तो वो हमारे लॉस है। वो एक तरह से क्या होगा कि जहाँ अनवांटेड प्लेस पर हमारा कंडीशन एयर लॉस होगा, तो वो एक तरह का लॉस है। तो ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, ताकि अ कंडीशन एयर डज नॉट लीव आउट टू द स्पेस नॉट बीइंग कंडीशन। जिस स्पेस को हमें कंडीशन नहीं करना है, वहां पर वो किसी तरह का उसका लीकेज ना हो। तो ये है हमारा डक्ट। अब है कि डक्ट में यूज होने वाला जनरली मटेरियल। अब डक्ट में भी, डक्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो में भी सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ना। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि या तो रेक्टेंगुलर टाइप या कहीं कहीं सर्कुलर टाइप भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर रेक्टेंगुलर टाइप का डक्ट जो है मोस्टली यूज किया जाता है। अब है कि मटेरियल, तो डक्ट का जनरली जो बना होता है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से बना होता है या एल्युमिनियम शीट से बना होता है। ठीक है।
इसके बाद है डक्ट आर ऑल्सो मेड विथ नॉन मेटेलिक मटेरियल सच एज ग्लास फाइबर, जैसे ग्लास फाइबर, सीमेंट, एस्बेस्टस, है ना, ये सब कुछ नॉन मेटेरियल मेटल है, मेटेलिक मटेरियल है जिससे भी डक्ट बना हुआ रहता है। जैसे ग्लास फाइबर डक्ट का यूज जो है जनरली लो वेलोसिटी एप्लीकेशन, जहाँ पे हमें मतलब कम वेलोसिटी की जरूरत है तो वैसे जगह पर जनरली यूज होता है। सीमेंट एस्बेस्टस डक्ट जो है ये जनरली अंडरग्राउंड एयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी एयर डिस्ट्रीब्यूशन अंडरग्राउंड हो रहा है तो वहां पर जनरली सीमेंट एस्बेस्टस का यूज होता है ना। उसके बाद है कि एल्युमिनियम इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स लाइटर वेट, एल्युमिनियम खास करके ज्यादातर यूज होता है इसका लाइट वेट के कारण, क्योंकि मतलब एक तरह से ये डक्ट को भी पूरा दीवार में या छत में फिटिंग करना पड़ता है, तो जितना लो वेट रहेगा उतनी ज्यादा बेहतर है। उसके बाद है कि मॉइस्चर को भी ये रेजिस्टेंस करता है ना। तो ये सब चीज है मटेरियल जनरली यूज होने वाला डक्ट मटेरियल। अब है टाइप्स ऑफ डक्ट सिस्टम, है ना, कौन कौन से तरह का जनरली डक्ट सिस्टम होता है। तो जैसे पेरीमीटर डक्ट सिस्टम, तो पेरीमीटर डक्ट सिस्टम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जनरली जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा रूम है, यहाँ पर ये हमारा पूरा बिल्डिंग है, मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, बिल्डिंग है ना। और इस बिल्डिंग में ही अपना कहीं पर छोटा छोटा कमरा बना हुआ है, कहीं पर कुछ बना हुआ है ना। तो ये ओवरऑल बिल्डिंग है, इसके अंदर अपना रूम वगैरह सब बना हुआ है। तो पेरीमीटर डक्ट सिस्टम में क्या है कि जो भी हमारा एक प्लेनम है, यहाँ से जैसे कि हमारा एयर कंडीशनिंग यूनिट कहीं पे भी एक मतलब यूनिट है, और यहाँ से पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर मतलब हो गया कि यहाँ पर फिगर बना हुआ होगा, ये है जैसे यहाँ पर एक सप्लाई प्लेनम है, और ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका रूम है, ये आपका क्या है, रूम है। तो ये रूम के चारों तरफ से पेरीमीटर मतलब ही होता है कि बाउंड्री से होकर के सिर्फ गुजरना, मतलब हो गया कि डक्ट का जो चैनल है वो यहाँ से अपना पेरीमीटर मतलब हो गया कि उसके बाहर बाहर से वो क्या हो रहा है, जा रहा है ना। और जहां पर भी रूम है, अब यहाँ पर एक रूम है, एक रूम यहाँ पर है, एक रूम यहाँ पर है, तो अब यहाँ से यहाँ पर क्या कर दिए कि मतलब इसका आउटलेट दे दिए, ये अपना मेन डक्ट हमारा जा रहा है और इसमें अपना यहाँ आउटलेट दे दिए, तो यहाँ पर अपना रूम कंडीशन हो रहा है, यहाँ भी ओपन कर दिए, यहाँ भी कंडीशन हो रहा है ना, ये भी हो रहा है। तो ये हो गया मतलब एक सेंट्रल प्लेनम होता है, और उसके पेरीमीटर मतलब चारों तरफ से इस तरह का अरेंजमेंट रहता है डक्ट का, और उसका यहाँ से अब इस डक्ट में, इस मेन डक्ट में जो एयर जाएगा, कंडीशन एयर, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सप्लाई लगा हुआ रहता है, जनरली 2 4 जरूरत के अनुसार, अब जितना बड़ा रहेगा तो उतना नंबर ऑफ सप्लाई पाइप जो है बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो उतना ज्यादा ये लगा हुआ रहता है। तो ये टाइप का सिस्टम जनरली जो है विंटर एसीआर में यूज होता है, विंटर एसी में, है ना। देखिए इसमें होता क्या है कि जो सप्लाई डक्ट होता है वो जनरली फ्लोर की तरफ लगा हुआ रहता है, ऐसे फ्लोर में, है ना। और जो रिटर्न डक्ट होता है वो जनरली यहाँ पर मतलब रूफ के साइड में लगा हुआ रहता है, कि जैसे रिटर्न में क्या होगा, रिटर्न में तो जो हमारा इम्प्योर एयर है या अनकंडीशन एयर है वो हमारा रिटर्न होकर के आएगा एसी प्लांट में। तो जैसे हम लोग मान लीजिए सांस छोड़ते हैं या जो भी होता है, तो हम लोग का जो भी हॉट गैस है, तो हॉट गैस का ये नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू वो ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, हॉट गैस हमेशा ऊपर लिफ्ट करता है, कोल्ड गैस हमेशा नीचे की ओर मतलब रहता है ना। तो अब अगर हम रिटर्न डक्ट को अगर हम लोग फ्लोर पे लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा कोल्ड एयर को ही वो सक कर लेगा, तो इसीलिए जनरली वेंटिलेटर के पास जो है रिटर्न डक्ट को लगाया जाता है, ताकि जो भी हॉट एयर अपना रूम के ऊपर में कलेक्ट हो रहा है तो उसको ये वो एयर जो है यहाँ रिटर्न डक्ट के थ्रू जो है अपना
एयर कंडीशनिंग जो प्लांट है उसमें वो चला जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे वाला है फ्लोर में, तो फ्लोर में क्या होगा कि कंडीशन एयर, अगर मान लीजिए कि जैसे विंटर एसी, हम इसलिए बोले कि विंटर एसी में जो सप्लाई होता है वो हमारा हॉट एयर सप्लाई होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर उस समय बहुत कोल्ड होता है, तो कंडीशन करने के लिए हॉट एयर सप्लाई करना पड़ता है। तो हॉट एयर अगर ऊपर से सप्लाई करेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको जनरली नीचे से अगर हम सप्लाई करते हैं तो ये अपना हॉट एयर ऊपर की ओर उठता है, तो ओवरऑल हम लोग कहें तो रूम हमारा कंडीशन रहता है। तो इस सिस्टम में यही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेरीमीटर डक्ट सिस्टम इज वन इन विच द सप्लाई आउटलेट आर लोकेटेड अराउंड द पेरीमीटर, जिसमें सप्लाई आउटलेट जो है वो पेरीमीटर के अराउंड होता है, और आउटर एज ऑफ द स्ट्रक्चर क्लोज टू द फ्लोर ऑफ द आउटसाइड वॉल, और जो आउटर एज है स्ट्रक्चर का क्लोज टू द फ्लोर ऑफ द आउटसाइड वॉल, यानी कि फ्लोर के पास लगा हुआ रहता है सप्लाई डक्ट। और रिटर्न जो ग्रिल्स होता है वो जनरली प्लेस्ड नियर द सीलिंग, मतलब छत के पास लगा हुआ रहता है, और लूप इज फेड बाय 4 और मोर डक्ट्स रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रल प्लेनम, है ना। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो है ये लगा हुआ है, मतलब लूप लगा हुआ है जो उसको फेड करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज है पेरीमीटर में, है ना। देयरफॉर एयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पेरीमीटर आउटलेट इन डिफरेंट स्पेस, इस तरह से वो डिफरेंट स्पेस में पेरीमीटर के आउटलेट के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब है दूसरा टाइप है रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम जो है इसका फिगर इस तरह से होता है, इसमें एक सप्लाई प्लेनम होता है जहां से अपना कंडीशन एयर आती है, और यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डायरेक्ट सीधे हम लोग पाइप से ही, मतलब डक्ट के थ्रू डायरेक्ट जो है हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक रूम है तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ से रूम में हम पहुंचा देते हैं, और यहाँ पर अपना फैन लगा हुआ है, ये फैन डायरेक्ट डिलीवरी कर रहा है। इसी से फिर अब दूसरा रूम ले जाने के लिए हम यहाँ से दूसरा दूसरा डक्ट के थ्रू हम यहाँ से क्या कर दिए, रूम में पहुंचा दिए, तीसरा रूम के लिए तीसरा से पहुंचा, मतलब एक बीच में या कहीं पे भी किनारा में एक सप्लाई प्लेनम होता है, और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होता है, और ये ब्रांचेज के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रूम में पहुंचाते हैं। तो इस तरह का जो डक्ट का सेटअप होता है तो वो कहलाता है आपको रेडियल सिस्टम डक्ट का, ये रेडियल डक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप है एक्सटेंडेड प्लेनम सिस्टम। एक्सटेंडेड प्लेनम सिस्टम में क्या होता है कि इसमें 1 या 2 बॉक्स होता है, मतलब मेन पाइपलाइन होता है। जैसे हो गया कि यहाँ से हम एक हमारा मान लीजिए कि एसी एयर कंडीशन अपने यहाँ पर सप्लाई प्लेनम, ये सप्लाई प्लेनम है, यहाँ से क्या करता है कि एक मेन डक्ट यहाँ से जाएगा, ठीक है, पूरा ओवरऑल यहाँ तक अपना लास्ट तक जाएगा, है ना। उसी तरह 1 या 2 जनरली यहाँ पर ऐसे लगा हुआ रहता है मेन सा। अब यहाँ से अपना छोटा छोटा ब्रांच के रूप में एक रूम में चला गया, फिर यहाँ से अपना दूसरा रूम में चला गया, यहाँ से तीसरा रूम में चला गया, फिर यहाँ से अपना चौथा रूम में चला गया, है ना। यहाँ पर इस तरह से हो गया, और यहाँ पर उसी तरह अगर दूसरा मेन है तो यहाँ से भी अपना दूसरा दूसरा रूम में ऐसे ऐसे करके ये जाएगा। ये तो इस तरह का हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड प्लेनम सिस्टम, मतलब ये इस प्रकार का होता है जिसमें एक मेन होता है और उस इससे मतलब पूरा इसमें कंडीशन एयर भरा हुआ है ना, और यहाँ से अपना फैन लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये फैन क्या करता है कि इधर से एयर को सक करेगा, इधर से एयर को सक करके और इधर जो है अपना रूम में यहाँ पर डिलीवर कर देगा, है ना। तो ये अपना फैन जो है सब में अलग अलग फैन लगा हुआ रहता है, हर रूम के पास जो है जहां पर आउटलेट है वहां पर फैन लगा हुआ रहता है, वो कंडीशनर एयर को सक करके सप्लाई कर देता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है तो यही है हमारा एक्सटेंडेड प्लेनम सिस्टम।
तो इस प्रकार से डक्ट सिस्टम क्या है, डक्ट का मटेरियल और उसमें डिफरेंट टाइप्स का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बेसिकली, यानी उसका स्ट्रक्चर के आधार पर ही अलग अलग टाइप है, पेरीमीटर, रेडियल और एक्सटेंडेड प्लेनम टाइप। तो यही था हमारा डक्ट मटेरियल।